ओम हरिओम। सभी को राम राम, राधे राधे। और आज 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करते हैं कि हमारे और आपके सभी काम राष्ट्र हित में होंगे, न केवल हमारे और समाज के हित में, साथ ही राष्ट्र हित में होंगे। ध्यान रहे कि कोई भी कार्य जो हमारे हित में है, हमारे परिवार के हित में है या हमारे समाज के हित में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह हमारे राष्ट्र के हित में ना हो। इसलिए राष्ट्र हित को सर्वोपरि सोचते हुए आज की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले ओम ध्वनि, लंबा गहरा श्वास। ओ ओम। आज नीचे हम अपने जॉइंट्स तक, घुटने और हमारे हिप जॉइंट कवर हो गया था। आज हमारा पेट के लिए होगा। पेट में मुख्य रूप से कब्ज और सुपाच्य के लिए, कि हमारे पाचन तंत्र हमारा सक्रिय रहे और अपच खत्म हो। तो उसके लिए पहले हम आसनों में आते हैं। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ आसन है वज्रासन। यह जो आसन जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिन लोगों को घुटनों में दर्द है या उन लोगों के लिए नहीं है ये, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा दर्द है तो वो ये कर सकते हैं। पहले तो देखें कहाँ परेशानी होती है लोगों को। जैसे ये बैठे लोगों को ये पंजे पूरे ओपन नहीं होते, ये है तो ये भी पूरा ओपन नहीं होता, तो अभी यूँ रहता है। और अगर हम इस स्थिति में बैठेंगे तो थोड़ी देर में दर्द होने लगता है। कोशिश करें उंगलियों को बाहर की तरफ रखें, कोई टावल ले लें या कोई बेडशीट ले लें। जैसे पहला भी हमने बता चुके हैं, दोबारा इसी को दोहरा रहे हैं। इस जगह पर रख लें तो हमारे जो सीधा ना होने की वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और धीमे धीमे हमारा ये खुलने लगेगा। एक और दूसरी परेशानी आती है कि हमारे घुटने पूरी तरह से नीचे नहीं आ पाते हैं। उसके लिए एक तकिया लें, पीछे यहाँ लगा लें और फिर उसके ऊपर बैठ जाएं। अब हमारे घुटनों में प्रेशर कम आएगा और धीमे धीमे जब हम इस चीज़ के अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर हमें इसका ये लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और आराम से हम इस आसन में बैठ सकते हैं। सभी आसनों में एकमात्र ऐसा यह आसन है जो कि भोजनोपरांत भी किया जा सकता है। वैसे जब इच्छा हो जब बैठें। इससे हमारी वज्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जिससे कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है। दूसरा, भोजन करने के उपरांत अवश्य इसमें कम से कम 5 मिनट बैठने का प्रयास करें। लगातार 5 मिनट नहीं बैठ सकते हैं तो 2-2 मिनट करके 3 बार बैठ लें, 3-3 मिनट करके 2 बार बैठ लें, तो 5 से 10 मिनट अवश्य बैठें। धीरे धीरे 5 मिनट को बढ़ा के 10 मिनट लेके जाएं। तो ये आसन सबसे जरूरी है जो भोजन के उपरांत भी किया जा सकता है। और आप जब खाली समय मिले, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, इस आसन में बैठ के करें। बजाय सुखासन में बैठें, बजाय किसी और आसन में बैठे, टीवी देख रहे हैं, इस आसन में बैठ जाएं। हर जगह इस आसन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए, तेज करने के लिए 1 2 3 आसन, केवल एक 3 आसनों का हम प्रयोग करेंगे। इसका हम अभ्यास सुबह के समय खाली पेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले उत्तानपाद आसन, जिसको के आप ये देख सकते हैं। उत्तानपाद मीन्स उठाना, पाद मतलब पैरों को। लेट गए, ये लेटे और लेटने के बाद में केवल पैरों को उठा लिया 30 डिग्री और रोक लिया। धीमे धीमे इस रोकने की अवधि को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाएं और कोशिश करें कि रोकने की अवधि कम से कम 1 मिनट हो जाए। इस तरह से हो गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी प्रारंभिक स्थिति में नहीं उठता है, पहले एक पैर को रोकें, फिर नीचे ले जाएं, फिर दूसरे को रोकें और फिर कोशिश करें दोनों को एक साथ उठाने की। इस तरह से इसके अलावा जो लोग कर सकते हैं, जो लोग अभ्यस्त हैं, इसी में थोड़ा सा आगे चल के नौकासन, आगे और पीछे दोनों ओर से उठ जाए। ये करके इस तरह से रुक जाए। साइड से दिखाएं इसको। ये इस तरह से बन जाएगी। इस स्थिति में रोक सकते हैं, लेकिन जो लोग अभ्यस्त नहीं है उनके लिए उत्तानपाद काफी है। एक दूसरा, हिप जॉइंट के लिए एक बताया था कंधरासन। अगर हम इसी स्थिति में देखें, ये पैरों को यहाँ रोका और इस तरह से ऊपर रखें, ये हमारा ये हिस्सा ऊपर उठ जाना चाहिए। एक ये है आसन।
और तीसरा, आराम से बच्चों की तरह से, आपने बच्चों को देखा होगा, अभी इस तरह से अगर पाए ये लेट जाए नीचे और दोनों पैरों को पकड़ के अपनी नासिका से लगाने का प्रयास करें। इसको इस तरफ से करते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ऐसे करते हैं, ये लिया और आराम से ये, इससे भी हमारी जठराग्नि बड़ी तेजी से प्रदीप्त होती है। एक बार इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से आपको क्लियर दिख जाएगा। ये केवल ये 3 आसन काफी हैं अपने पाचन तंत्र को सही सक्रिय करने के लिए, सही करने के लिए। बाकी हमारी खान पान की चीजें कि हमें क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इन चीजों का अवश्य में ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि खाने का जो नियम है वो सूर्य के हिसाब से होता है। हमारे पाचन तंत्र या पाचन शक्ति जो है सूर्य के अनुसार उठती है। जैसे जैसे सूर्य उगता ऊपर चढ़ता जाता है, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती जाती है। जैसे जैसे नीचे जाता जाता है तो जठराग्नि कम होती जाती है। इसलिए कोशिश करें रात्रि में हम डिनर को लेट ना करें। दूसरी बात, वैसे भी अगर हम रात को जो खाएंगे, खाने के बाद में हमें सोना है, हमारा शरीर निष्क्रिय रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो बॉडी की एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो वैसे भी डाइजेशन कम होगा, प्लस सूर्य नहीं होंगे। दूसरी बात, खाने के जैसा हमारे आयुर्वेद वगैरह में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह खाते हैं हम, दिन दोपहर खाते हैं, शाम को खाते हैं। सुबह ऐसा भोजन करें जैसा हमको प्रकृति ने दिया, यानी नेचुरल फूड्स खाएं। यानी हम फल खाएं, जूस लें, जूस से अच्छा वैसे फल होता है, इससे उसमें फाइबर भी आता है। तो कोशिश करें सुबह के टाइम में स्प्राउट्स खाएं, अंकुरित खाएं और फलों का से नाश्ता करें। दोपहर के टाइम में आप कुछ भी गरिष्ठ भोजन कर सकते हैं और शाम के टाइम में गला हुआ, सुबह जैसा प्रकृति ने दिया, दोपहर को पका हुआ और शाम को गला हुआ, गला हुए में दलिया या खिचड़ी, तो इस तरह का करें तो हमारी पाचन शक्ति अच्छी बनी रहेगी और कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, भोजन के साथ ही हमारा सबसे अच्छा भोजन है एक हमारा दही, दही या बटर मिल्क कहते हैं, छाछ या मठा। तो इसका सेवन भी शास्त्रों के अनुसार कि जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता जाता है हमारे उसके लाभ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे सूर्य नीचे आता जाता है उसके लाभ कम होते जाते हैं। यानी कोशिश करें सूर्यास्त के बाद में दही या मठा का सेवन कम करें। सुबह के टाइम में बहुत अच्छा है, और भोजन के उपरांत अगर हम मठा या बटर मिल्क लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है। पाचन तंत्र की एक और चीज़ कि बहुत से लोग क्या खाना है, कैसे खाना है। हमारे मुंह में, जैसे मुंह हल्का सा एसिडिक होता है, यहाँ से हमारा पाचन तंत्र का थोड़ा प्रक्रिया जान लें। यहाँ से ईसोफेगस के माध्यम से यहाँ पेट तक जाता है, ये स्टमक या आमाशय होता है यहाँ पर। यहाँ से ये मुड़ के ये ड्यूडेनम कहलाते हैं, इसको यू शेप में आती है। यहाँ लीवर होता है, लीवर में से उसमें से बाइल जूस आता है। फिर यहाँ से आने के बाद ये छोटी आंत इस तरह से घूमती रहती है, तह बन के लगी रहती हैं, और उसके बाद में फिर ये नीचे से आता है। यहाँ पे आने के बाद फिर वो बड़ी आंत बनती है, इसकी बड़ी आंत बनी, जहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत का जोड़ होता है, वहाँ अपेंडिक्स होता है। उसके बाद में एक बड़ी आंत की होता है आके इस तरह से आके ये आके और यहाँ आके मलद्वार से निकल जाता है। ये हमारे रूट होता है पेट का, पूरी पाचन तंत्र का। तो हमारे जहाँ यहाँ तक है आमाशय में सारे जूस आते हैं स्टमक में, और वो सारे जूसेस एसिडिक होते हैं, जिनकी पीएच 2 और 3 के बीच में होती है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर लकड़ी के ऊपर उसकी एक बूंद पड़ जाए तो लकड़ी में छेद कर दे। इसलिए हमारा एसिडिक चीजें होती हैं स्टमक में। बाइल जूस आता है, बाइल जूस हाईली एल्कलाइन होता है, और बाइल जूस मिलके उसको हमारी एल्कलाइन बनाता है, और हमारे इंटेस्टाइन्स में जितना भी होता है वो सारा एल्कलाइन मीडियम होता है। पाचन तंत्र का जो चीज़ों को तोड़ने का है वो मेन काम हमारा आमाशय में हो जाता है, और आंतों में आगे फर्दर उसका ब्रेक डाउन होता है और एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। यानी कि जो हमारा तत्व आ गए, उसमें भोज्य पदार्थ आ गए, उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करना और उसको रक्त में मिलाना, या उसको वहाँ स्टोर करना, जहाँ कहीं लीवर में स्टोर होते हैं ज़्यादातर, तो ये करना। तो ये उसके थोड़ा सा सिस्टम है। तो हम पानी पीने के बारे में अक्सर लोगों के बीच में रहता है, तो भोजन से करीब आधा घंटे से पहले आप पानी पिएं। भोजन के बीच में पानी पीना अवॉइड करें, और भोजन के बाद तो बिल्कुल ना ही पिएं।
कहा जाता है कि भोजन से पहले अगर पानी पिया तो वह अमृत पिया, बीच में पिया तो पानी पिया, और बाद में पिया तो विष पिया। तो इसलिए पानी को उसके बाद में थोड़ा सा अवॉइड करें। रीजन सीधा सीधा है, कारण सीधा है कि अगर हमारा एसिडिक मीडियम है, हम पानी पिएंगे तो एसिड हमारा डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि हमारे जूसेस का सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में करना पड़ेगा, नहीं तो डाइजेशन में देर लगेगी। अगर आप 1 घंटे के बाद में पिएंगे या 40-45 मिनट के बाद में पिएंगे तो एसिडिक मीडियम का काम हो चुका होगा, और उस टाइम पे हमारा जब पानी भोजन को आगे जाना है, यहाँ बाइल जूस पे लोड पड़ेगा, बाइल जूस को एल्कलाइन बनाएगा। अगर हमने पानी पी लिया तो ऑलरेडी थोड़ा डाइल्यूट हो गया, तो हमारे लीवर पर लोड थोड़ा सा कम पड़ेगा, इसलिए पानी उसके बाद में पीना चाहिए। एक बात। दूसरी, जहाँ तक हो सके हमें फाइबर्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें भोजन में। भोजन में करने के लिए एक तो फाइबर्स का प्रयोग ज़्यादा करें, दूसरा कोशिश करें फर्मेंटेड फूड का भी प्रयोग कभी कभी करें। दही हमारा सबसे अच्छी फर्मेंटेड चीज़ है। उसके अलावा करीब सप्ताह में कोशिश करें कि 1 बार कम से कम हो जाए, नहीं तो 2 बार हो जाए तो और अच्छा है। फर्मेंटेड फूड में साउथ इंडियन फूड ज़्यादातर जो हैं वो फर्मेंटेड होते हैं। इडली हो गया, डोसा हो गया, आपका क्या उपमा हो गया, और क्या होता है मैदा से बनता है, जितने साउथ इंडियन फूड्स हैं वो सब, उन चीज़ों का सेवन करें, वो अच्छे रहते हैं। इसके पश्चात कहा जाता है सफ़ेद चीज़ों को हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों में क्या हो गया, एक सफ़ेद मैदा, बारीक आटा, मैदा हमारी आंतों में जम के लेयर बना देता है या चिपक जाता है, आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। दूसरा, सफ़ेद नमक, यानी जो नॉर्मल नमक आता है, कोशिश करें कि उसकी जगह पर लाहौरी नमक लें, और बल्कि अच्छा रहेगा कि एक ही नमक ना लेके अलग अलग लें। 10-15 दिन आपने ये ले लिया, सफ़ेद ले लिया, मान लीजिए 10-15 दिन आपने सादा नमक ले लिया, 10-15 दिन काला नमक ले लिया, इस तरह से बदलते रहें नमक को। कोशिश करें कि सफ़ेद वाला नमक कम से कम हो। और एक सफ़ेद चीनी जो होती है, उसकी प्रोसेसिंग में और जो सफाई की जाती है चीनी मिल में, तो उसमें सल्फ़र का प्रयोग होता है, और सल्फ़र हमारी हड्डियों को कहना चाहिए कि उसको डाइल्यूट खराब करता है, उनकी बोन डेंसिटी को कम करता है। तो इसलिए कोशिश करें कि चीनी का प्रयोग कम से कम करें, उसकी जगह आप शक्कर या गुड़ को लें। लेकिन वह भी ये नहीं कि हाँ शक्कर और गुड़ लेना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लें, जितना आवश्यक है उतना लें। शुगर होता है, मतलब मीठा होता है, तो उसको अपनी लिमिटेड मात्रा में रखें, लेकिन उसकी हानि नहीं होगी। तीसरा, आजकल बहुत मिथ है कि घी का सेवन नहीं करना है। घी कम से कम 1 या 2 चम्मच अवश्य करें। हमारे घी का प्रयोग हमारे कानों में भी होता है, नासिका में होता है, हमारी हर जगह पे, सारे भोजन के लिए हो या हर जगह पे हमारे जितना जहाँ भी लुब्रिकेशन की जरूरत है वहाँ घी का प्रयोग होता है। हमारे जोड़ों में होता है, घुटनों में होता, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए घी का प्रयोग अवश्य करें, चाहे वो 1 या 2 चम्मच ही हो। ध्यान रहे, घी के अंदर हमारे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो हमारे हानिकारक होते हैं। वो होते हैं, घी को बार बार हम कई बार गर्म कर दिया तो खराब होते हैं। रिफाइंड में हानिकारक सारे फैट्स होते हैं। रिफाइंड का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उसकी जगह नेचुरल, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे कोकोनट ऑयल हो, जैसा भी लोकली जहाँ पर आप रहते हैं उसके लोकली जो अवेलेबल हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक मिथ है प्रेशर कुकर, कि प्रेशर कुकर का खाना नहीं खाना चाहिए। प्रेशर कुकर में दाल नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि दाल उसमें आपको ध्यान होगा जब हम छोटे थे तो अगर हांडी में या पतीली में, भगोने में दाल बनती थी तो दाल बनाते टाइम उसमें ऊपर झाग आ जाता है। उस झाग को हमें ध्यान होगा, हमारी माताएं वगैरह उसको निकाल दिया करती थी। वह झाग कुकर में नहीं निकल पाता, और वह झाग ही हमारी यूरिक एसिड को बढ़ाता है बॉडी में। यूरिक एसिड की या जोड़ों की जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत से कुछ उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए दालें उसमें नहीं बनानी चाहिए। प्लस दाल ड्यू टू प्रेशर गलती नहीं है, टूटती है उसमें प्रेशर की वजह से, और उसमें हमारी बनती है, गलती है। तो अगर आप मान लीजिए हरी सब्जियां, कुछ वैसे सब्जियां बना रहे हैं, तो सब्जियां अच्छा है, उसमें जल्दी बन जाती हैं। उसी वजह से उसके प्रोटीन्स और विटामिन्स जो होते हैं, प्रोटीन विटामिन्स खासतौर से विटामिन्स एलिमिनेट नहीं होते। भगोने में या पतीली में हम जब खाना बनाते हैं तो काफ़ी समय लगता है उसको बनाने में, और ज़्यादा देर तक हमारे बनाने से विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए कुकर का प्रयोग करें, लेकिन कोशिश करें दाल कुकर में ना बनाएं। और दाल कुकर में बना भी रहे हैं
तो उसमें एक काम करें, पहले उसमें एक उबाल आ जाने दें, जिससे कि उसके ऊपर झाग आ जाए, उन झागों को उसमें से निकाल दिया जाए, तो फिर वो उतनी हानिकारक नहीं रहेगी। बाकी और चीज़ें हैं हमारे पेट से, पाचन से संबंधित हमने आज चीज़ों को कवर किया है। साथ में शुगर और किडनी, मतलब पेनक्रियाज और किडनी, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट अंग हैं। इनके लिए हम अगले सत्र में इसको लेंगे। आज के लिए इतना ही। और बाकी जो चीज़ें, हाँ, एक और चीज़, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। सुबह उठ के पानी ज़रूर पिएं। और अगर कहीं आपको कभी कभी लगता है ना ओवर ईटिंग कर ली है, या कहीं शादी में से आए, कहीं पार्टी वगैरह में गए और वहाँ से हमने खाना खा लिया, ज़्यादा खा लिया, भाई अब थोड़ा सा पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, ऐसा लग रहा है कहीं कुछ उल्टी ना है, तो ऐसे केस में प्राकृतिक क्रियाओं का सहयोग करें। हमारी बॉडी ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है कि इसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। अगर मान लीजिए हमें ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा खा लिया है और या कुछ है, हमें उल्टी करने का मन कर रहा है, इमीडिएटली उसमें 1 या 2 गिलास पानी गर्म करें, गुनगुना करें, उसमें चाहे हल्का सा नींबू डाल लें या हल्का सा थोड़ा सा 1 पिंच नमक डाल लें, और उसको पानी को पिएं और मुंह में उंगली डाल के कुंजल कर लें, बाहर निकाल लें उसको। और वैसे भी अगर 15-20 दिन में एक बार कुंजल कर लिया जाए तो पेट की आमाशय की धुलाई हो जाती है। और 2 महीने में कम से कम एक बार धोती कर लेनी चाहिए, जिसमें हम पानी पीते हैं और एज इट इज हमारी पूरी आंतों की धुलाई हो जाती है। तो वो सब आगे की चीज़ों में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी परसों अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।